अस्सलामुअलैकुम, समा के साथ मैं हूं सबा शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। आपको बताएं कि कराची में लोड शेडिंग के हवाले से चेयरमैन नेपरा की ज़ेर सदारत समाअत जारी है। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी कहते हैं कि कराची में लोड शेडिंग की मौजूदा सूरत हाल में के इलेक्ट्रिक का कोई कसूर नहीं। चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी ने कहा कि 11 महीने से के इलेक्ट्रिक ने ग्रिड स्टेशन अपग्रेड नहीं किए। विफाक इजाफी बिजली दे भी दे तो के इलेक्ट्रिक की सलाहियत नहीं कि तकसीम कर सके। समाअत के दौरान के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अलवी उठकर चले गए। समाअत के हवाले से मजीद जानते हैं वहाब कामरान से। जी वहाब कामरान, बताइए इस समाअत में क्या कुछ हुआ और मजीद बताइएगा कि चेयरमैन नेपरा का क्या कहना था। देखिए जी, अहम समाअत जारी है। अथॉरिटी ने कुछ दिन पहले नोटिस लिया था कराची में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग पर, और आज समाअत का फैसला हुआ था। चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी की ज़ेर सदारत इस वक्त समाअत जारी है हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में। और समाअत के आगाज़ में CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी ने अथॉरिटी को बताया कि शहर में जो बिजली की पैदावार है, जो डिमांड है वो 3300 मेगावाट है और पैदावार सिर्फ 2500 मेगावाट है, यानी 800 मेगावाट का शॉर्टफॉल इस वक्त के इलेक्ट्रिक को दरपेश है। 16 जुलाई को फर्ने साल का जहाज कराची पहुंचेगा, पहला कार्गो आएगा, जिसके बाद उम्मीद है कि सूरत हाल में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और इस वक्त नेशनल ग्रिड से उनका कहना था कि 730 मेगावाट बिजली के इलेक्ट्रिक को मिल रही है, ताहम ये बिजली नाकाफी है। इस पर चेयरमैन नेपरा ने पूछा CEO के इलेक्ट्रिक से कि क्या आप समझते हैं इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है कराची में बिजली की, उसमें के इलेक्ट्रिक का कोई कसूर है? तो CEO के इलेक्ट्रिक ने कहा कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। जिस पर चेयरमैन नेपरा ने बोला कि अगर आप तस्लीम करें या ना करें, आप हमें फेल कर रहे हैं। निष्कारी के बावजूद के इलेक्ट्रिक में बेहतरी नहीं आ रही और 11 महीने से आप लोगों ने ग्रिड स्टेशन को अपग्रेड नहीं किया। अगर विफाक इजाफी बिजली दे भी दे तो के इलेक्ट्रिक के ट्रांसमिशन सिस्टम में इतनी सलाहियत नहीं कि वो इजाफी लोड बर्दाश्त कर सके, उठा सके, सिस्टम सारा बैठ जाएगा। समाअत के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि अचानक CEO के इलेक्ट्रिक उठकर चले गए, जिस पर चेयरमैन नेपरा ने बरहमी का इजहार किया था। मुकाम ने बताया कि वजारत तवानाई से अहम टेलीफोन कॉल थी जिसकी वजह से CEO उठकर चले गए, ताहम वो जल्दी वापस आ जाएंगे। इस वक्त समाअत जारी है और तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, अवामी नुमाइंदे भी मौजूद हैं और जनरल पब्लिक भी मौजूद है। वेबिनार पर यह समाअत हो रही है और तमाम स्टेक होल्डर से राय ली जा रही है और उसके बाद अथॉरिटी हतमी अपने फैसले का ऐलान करेगी। उसके बाद अथॉरिटी हतमी फैसले का ऐलान करेगी। वहाब कामरान अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसने शहरियों को शदीद मुश्किलात में मुब्तला कर रखा है। इस वक्त लाइन्स एरिया में क्या सूरत हाल है ये जानते हैं, वहाँ मौजूद है समा के नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा। जी सऊद बिन मुर्तज़ा, अपडेट कीजिए, वहाँ पे शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, कराची में गर्मी के साथ साथ लोड शेडिंग भी बढ़ जाती है। हम लोग इस वक्त लाइन्स एरिया के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर भी तकरीबन 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और इसके अलावा जो इलाका मकीन उनका कहना है कि कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, अचानक भी बिजली जो है गायब हो जाती है, जिससे इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वक्त भी जो इलाके के लोग हैं वो गर्मी की और बिजली ना होने की वजह से बाहर निकल के बैठे थे। यहाँ पर कैमरामैन एरिक परेरा अगर आपको दिखाएं, इनसे जान लेते हैं किस तरह से लाइट बिजली की सूरत हाल है इलाके में। सुबह जाती है 10 से 11, फिर जाती है 4 से 5, फिर जाती है 10 से 11, यानी कि कोई उनका शेड्यूल नहीं है, जब मर्जी वो बंद कर दें लाइट। और बिल भेज रहे हैं अपने पूरे चेक करने का बोलो तो वो सुनवाई नहीं है। वहाँ जाके बिल दिखाओ तो बोलते हैं ये भरो, आपको भरना पड़ेगा वरना लाइन काट देंगे। इलेक्ट्रिक को आप लोग शिकायत करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं है हमारे को। वहाँ जाते हैं, लाइनों में खड़े हो जाते हैं, SOPs की वजह से हमें घंटों 3-3 घंटे एक नंबर के लिए हमें ख्वार होना पड़ता है। बिल्कुल, ये इलाका मकीन का कहना है कि एक तो बिजली की जो लोड शेडिंग है एलानिया और गैर एलानिया वो बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद एक भारी रकम जो है बिल की मद में इनको भेज दी जाती है और इनको ना जो है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। गर्मी शदीद है कराची में और उसके बाद ये सूरत हाल है कि बिजली ना होने की वजह से न सिर्फ शहरियों को गर्मी बल्कि पानी और जो दीगर मसाइल हैं उनका भी सामना करना पड़ रहा है। जी तो लाइन्स एरिया के मकीन जो हैं वो खासी परेशानी का शिकार है, ना जाने कब इनकी फरियाद सुनी जाएगी। सऊद बिन मुर्तज़ा अपडेट करते हैं, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि के इलेक्ट्रिक कराची को कितनी बिजली फराहम कर रहा है, पैदावारी सलाहियत कितनी है और शॉर्टफॉल कितना है, ये जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताइए के इलेक्ट्रिक कराची को कितनी बिजली फराहम कर रहा है? के इलेक्ट्रिक पास जो पैदावारी सलाहियत है वो 2267 मेगावाट है टोटल, और आउटसोर्स से वो तकरीबन 1200 मेगावाट लेता है, यानी कि शहर को वो 3300 मेगावाट बिजली फराहम कर सकता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो 2500 से 2550 मेगावाट दे रहा है और इस वक्त शहर को 750 से 800 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। और ये शॉर्टफॉल जो है लोड शेडिंग मैनेजमेंट के थ्रू पूरी की जा रही है। सबसे वजह यह है कि बिन कासिम 1 और 2, बिन कासिम 1 के 6 प्लांट हैं जो कि 1260 मेगावाट दे सकते हैं, वो 800 मेगावाट ही बिजली फराहम कर रहे हैं। और साथ में जो बिन कासिम 2 है 560 मेगावाट बिजली देता है।
अब ये सिचुएशन है साथ में कि जो उनकी अपनी पैदावारी सलाहियत है वो भी मुतासर हुई है। कंबाइन पावर साइकिल प्लांट हैं जो कि कोरंगी और साइड में एक जो 280 मेगावाट देता है, एक 150 मेगावाट देता है, वहाँ पे भी गैस की प्रेशर कम होने की वजह से वहाँ भी मुश्किलात का सामना है। IPPs जो हैं के इलेक्ट्रिक को 300 मेगावाट बिजली देते हैं, वहाँ पे भी फर्नेस ऑयल कम मिल रहा है, तो निजी पावर कंपनीज जो हैं वो सिर्फ 300 के बजाय 150 मेगावाट बिजली दे रहा है। इसके साथ साथ जो 2 जुलाई से कैनब से 80 मेगावाट बिजली आती थी वो भी कम हो गई थी 60 मेगावाट तक, वो भी 2 जुलाई से वो भी बंद हुई है। अब इस वक्त जो के इलेक्ट्रिक का शॉर्टफॉल है वो अगर इन सब को देखा जाए प्रोडक्शन के हिसाब से 750 से 800 मेगावाट तक पहुंच गई है। इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। ना के इलेक्ट्रिक अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सक रहा है क्योंकि वजह ये कहा जा रहा है कि फर्नेस ऑयल का 2000 मेट्रिक टन दिया जा रहा है, वो जबकि कह रहा है 3.5 से 3000 मेट्रिक टन जो उनको फर्नेस ऑयल चाहिए। अब जो फर्नेस ऑयल का जो 40,000 मेट्रिक टन का जहाज़ आना था वो ताख़ीर का शिकार हो गया, 16 जुलाई को आएगा। उसके बाद जो सप्लाई होगी तो 18 जुलाई से कुछ बेहतरी नज़र आ रही है जो इस वक्त अपडेट मिली है। लेकिन अगर शहर में देखें तो बिजली की लोड शेडिंग जो है 12 घंटे तक जो है एलानिया लोड शेडिंग जो मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है। जो 40% से ज़्यादा इलाके हैं और जो नो लोड शेडिंग इलाके हैं वहाँ 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। ये सूरत हाल है प्रोडक्शन की, लेकिन उसको बिल्कुल खैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अशरफ खान अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट में के इलेक्ट्रिक की गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई है। इसकी मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे इरफानुल हक से। जी इरफानुल हक, अपडेट कीजिए। अदालत की दरखास्त गुजार को मुकम्मल तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत भी जारी की गई थी। अदालत ने मुख्तलिफ सवालात किए हैं दरखास्त गुजार से कि जो ओवर बिलिंग की जा रही है उसकी तफसीलात क्या हैं, और अगर उसकी कोई बिल्स की कॉपी आपने लगाई है तो वो दिखाएं। इसके अलावा जो जिन इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है उसकी तफसीलात पेश करें। जो मुतल्लिका दस्तावेज़ात हैं और शवाहिद हैं वो पेश नहीं कर सके दरखास्त गुजार, इसलिए अदालत ने हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत पर आप तैयारी के साथ आएँ। अगर ओवर बिलिंग की गई है तो उसकी कॉपीज भी लगाएं बिल्स की, और तफसीली दलाइल की तैयारी करके आएँ ताकि इस केस को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, इरफानुल हक अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। कराची में जारी कई घंटों की तवील लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए SSGC ने के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस फराहम करने का फैसला कर लिया है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। कराची के शहरियों से भारी भरकम बिल वसूल करने वाली के इलेक्ट्रिक ने आवाम पर सितम बढ़ाए तो लोड शेडिंग कम करने सुई सदन गैस मैदान में आ गई। SSGC 10 और 11 जुलाई को तमाम इंडस्ट्रीज के निजी बिजली घरों को गैस फराहम नहीं करेगी ताकि के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस फराहम करके लोड शेडिंग पर काबू पाया जा सके। CNG एसोसिएशन ने सुई सदन के फैसले पर कहा कि CNG स्टेशन को बंद करके के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस देना CNG सार्फिन और डीलर्स के साथ ज्यादती है। और जो स्टेशन की सेल है वो ना होने के बराबर है। बिल्कुल हम बामुश्किल अपने जो स्टेशन हैं उनके खर्चे, अपने जो अमला है उनकी सैलरीज वगैरह पूरी कर पा रहे थे। और मुझे एक बात समझ में ये नहीं आई कि के इलेक्ट्रिक को जो इन्होंने 290 mm CFD देनी है उसके अंदर ये हमसे बचाई हुई 24 mm CFD जो है उससे कौन सा इतना इनको फ़ायदा होगा कि जिसकी वजह से जो ना इन्होंने हमें 48 घंटे के लिए बंद कर दिया है। जबकि सदर साइड इंडस्ट्रीज सुलेमान चावला ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहा कि के इलेक्ट्रिक बिजली देती नहीं, इसलिए निजी बिजली घरों से फैक्ट्री चलाते हैं। रात में के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग कर दी है, दिन में गैस ने अनाउंस कर दिया कि हम गैस नहीं देंगे, तो बताएं इंडस्ट्री वाले कैसे इंडस्ट्री चलाएं। अगर ये इसकी तरह चाहते हैं तो हमें बता दें कि हम अपनी इंडस्ट्री बंद कर दें और चाबियां जो हैं वो के इलेक्ट्रिक को और सुई गैस को दे दें। SSGC की जानिब से के इलेक्ट्रिक को 240 के बजाय 290 mm CFD गैस दी जाएगी, लेकिन फैक्ट्री मालिकान पूछते हैं क्या के इलेक्ट्रिक की जानिब से लोड शेडिंग भी खत्म होगी। अशरफ खान, समा, कराची। और अब कुछ बात करते हैं लॉकडाउन के हवाले से। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन के तीसरे मरहले का आगाज हो गया। कोरोना वायरस के हॉटस्पॉट करार दिए गए 7 नए इलाकों को सील करने का ऐलान तो कर दिया गया, लेकिन मुकम्मल तौर पर सील नहीं किए गए। 24 जुलाई तक शहरियों की आमदोरफ्त महदूद रहेगी। और किन किन इलाकों में ये लॉकडाउन किया गया है और वहाँ क्या सूरत हाल है, ये बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जहांगीर खान। जी जहांगीर खान, अपडेट कीजिए। शहर में 7 नए कोरोना हॉटस्पॉट्स को सिलेक्टेड लॉकडाउन के तहत गुज़िश्ता रात 12 बजे से सील करने का दावा किया गया था। और इन इलाकों में जिनको कि सील किया जाना था, वापडा टाउन, जौहर टाउन, टाउनशिप, A2 ब्लॉक, ग्रीन सिटी, चुंगिया मसूद बाजार और मुल्का आबादियां शामिल थीं। अभी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि इन तमाम इलाकों के बाहर बैरियर्स लगाकर पुलिस की नफरी तैनात कर दी गई है, लेकिन इनको मुकम्मल तौर पर सील नहीं किया गया। मैं इस वक्त वापडा टाउन के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर बैरियर्स लगाकर पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं,
लेकिन यहाँ पर अभी भी गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी है। महज शनाख्ती कार्ड चेक करके या पूछ कर कि कोई गाड़ी जो है वो किस तरफ जा रही है, कहाँ जाना चाहते हैं, उनको जाने की इजाज़त दी जा रही है। यही सूरत हाल बाकी के तमाम कोरोना हॉट स्पॉट्स पर है, जिनके बारे में कहा गया था कि उनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया जाएगा और सिर्फ दिन में एक मरतबा ग्रॉसरियाँ, अद्वियात खरीदने के लिए शहरियों को नकलो हरकत की इजाज़त दी जाएगी। इसके बाद जो है वो नकलो हरकत महदूद कर दी जाएगी। पुलिस का इस हवाले से ये कहना है कि 1500 से ज़ायद पुलिस एहलकार इन तमाम हॉट स्पॉट्स पर तैनात किए गए हैं और शहरियों से ताउन की अपील भी की गई थी, लेकिन सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रही है कि इनको मुकम्मल तौर पर ना तो सील किया गया है, सिर्फ बैरियर्स लगाए गए हैं और एहलकारों की तैनाती की गई है। नकलो हरकत इन तमाम एरियाज में अभी भी जारी है और 24 जुलाई तक ये बताया जा रहा था कि ये तमाम हॉट स्पॉट्स या ये तमाम इलाके जो हैं मुकम्मल तौर पर सील रहेंगे। जी जहांगीर खान, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। रावलपिंडी की बात करते हैं, जहां कोरोना फिर सर उठाने लगा है। 39 केसेस रिपोर्ट होने पर 3 इलाकों में आज से स्मार्ट लॉकडाउन हो गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे उमर आसिफ से। जी उमर, इन 3 इलाकों के हवाले से मजीद क्या SOPs जारी की गई हैं? आज बिल्कुल देखिए, रावलपिंडी में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 3 मज़ीद हॉट स्पॉट्स का जो तयन किया गया, जिन्हें आज रात 12 बजे से जो लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया जाएगा। जिनमें इनमें अगर देखा जाए तो जो वसी आबादी वाले ढोक खब्बे का इलाका है, गुलिस्तान कॉलोनी है और लेन नंबर 4 है रेंज रोड की। हम डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी अनवारुल हक के मुताबिक आज रात 12 बजे से जो यहाँ पे आमदो रफ्त को जो कंट्रोल किया जाएगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फार्मेसी और खाने पीने की जो दुकानें हैं वही खुली रह सकेंगे। दीगर कोई भी चीज़ जो होगी उसको फिलफौर बंद कर दिया जाएगा। लोगों से उनकी यही दरख्वास्त है कि ज़्यादातर घरों में, ताकि कोरोना से अपने आप को बचा सकें और दूसरों को बचा सकें। 24 जुलाई तक ये लॉकडाउन जो है इस तरह इन इलाकों में रहेगा। दूसरी जानिब जो एक्टिव केसेस हैं वो ज़्यादा आने पर जो है दरख्वास्त हुकूमत पंजाब को की गई थी, जिसके बाद इजाज़त मिलने पर इलाके सील किए जाएंगे। अभी तक जो है यहाँ पे आमदोरफ्त का सिलसिला इसी तरीके से जारी है। जैसी रात के 12 बजेंगे यहाँ पे पुलिस और इंतज़ामिया और दीगर दारों की नफरी जो है वो तैनात कर दी जाएगी। अभी नफरी का तयन हो रहा है कि इन तीनों इलाकों में कितनी तादाद में नफरी जो और किस अंदाज में लगाई जाएगी, ताकि जो आमदोरफ्त है उसे कंट्रोल किया जा सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने घरों में रहें। जी ठीक है उमर आसिफ, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। कोरोना वायरस के एक बार फिर वार का खदशा। इस्लामाबाद में शहर के अंदर मवेशी मंडियां लगाने पर पाबंदी लगा दी गई। जिला इंतजामिया ने SOPs के तहत बच्चों और बूढ़ों को भी मंडी जाने से रोक दिया है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल तनौली। ईद जरूर मनाओ, मगर खुद को और दूसरों को कोरोना से भी बचाओ। कोरोना वबा के बायस बड़ी ईद पर एहतियाती तदबीर और भी जरूरी हो गयी। इस्लामाबाद के अंदर कोई मवेशी मंडी नहीं लगेगी। शहरियों को जानवरों की खरीदारी के लिए शहर से 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। जिले इंतजामिया ने हदायतनामा जारी कर दिया। मवेशी मंडी में आने वाले शहरियों के लिए मास्क और दस्ताने पहनना लाजमी। बच्चों और बूढ़ों को न लाने की तलकीन की गई है। मंडी में दाखिले और वापसी के लिए अलग अलग रास्ता बनाया जाएगा। कोरोना के साथ साथ कांगो वायरस से बचाव के लिए भी इकदाम किए जाएंगे। शहरियों को इनफरादी के बजाय इज्तिमाई कुर्बानी को तरजीह देने का भी मशवरा। ये भी कहा कि शहरी मुकर्रर करदा ज़िबाखानों या खैराती तंजीमों के जरिए कुर्बानी करें। दावतों से गुरेज किया जाए और कुर्बानी का गोश्त जरूरतमंदों में तकसीम किया जाए। आदिल तनौली, समा, इस्लामाबाद। और अभी आपको बताएं कि बच्ची के अगवा में मुआवनत के केस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोयटा ने सरफराज बुगटी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी करते हुए गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। मजीद जानते हैं शाह हुसैन तरीन से। जी अपडेट कीजिए, मजीद क्या कहा गया है अदालत की जानिब से? जी ये मुकदमा बच्ची के ननियाल की तरफ से दायर किया गया है, जिसमें सरफराज बुगटी को भी नामजद किया गया। बच्ची के अगवा में एक 9 साल बच्ची थी, तो इसके खिलाफ सरफराज बुगटी बलूचिस्तान हाई कोर्ट गए। जमानत की दरख्वास्त लेकर हाई कोर्ट से उनकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई, तो जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने भी सरफराज बुगटी की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी, जिस पर आज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोयटा ने सरफराज बुगटी के खिलाफ नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए हैं और पुलिस को हुक्म दिया है कि 24 जुलाई को सरफराज बुगटी को गिरफ्तार करके पेश करेगा। हुक्म दिया है कि वो पेश करे इसमें। जी सर। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे अपडेट करें। शाह हुसैन, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि सिंध असम्बली में सूबाई वज़रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। उन्हीं नालों में फेंक देते हैं, जिससे फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ों को भी रोकने के लिए एक पूरा तरीक़ेकार बनाया गया है। आप सबसे वो हम शेयर करेंगे, कॉपीज़ भी देंगे। बल्कि मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अगर इन स्पॉट्स का जहाँ पे ये काम हो रहा है और फिर जैसे वो लिफ्टिंग हो रही है उसकी लैंडफिल साइट तक,
وہ بھی آپ خود بھی اس کو چیک کریں، اور ویسے ہم نے بھی وہاں کی کچھ ویڈیوز بنائی ہیں، وہ بھی آپ سے بعد میں شیئر کریں گے، اور کام شروع ہونے سے پہلے کا بھی پورا ہم نے اس کا ویڈیوز، کلپس اور فوٹوز بنائے ہیں، اور جب یہ کام ختم ہوگا اس کے بعد بھی، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ ہم نے کتنا اس میں کام کیا ہے، تاکہ بہتری آئے۔ پھر جو ڈی ایم سیز کے نالے ہیں اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے ایڈیشنل جو ہیں فنڈز دیے ہیں، تاکہ وہ جو ہمارے ڈی ایم سی کے چیئرمین ہیں، ایم سیز ہیں اور ڈپٹی کمشنر صاحبان جو ہیں ان ڈسٹرکٹ کے، وہ مل کر وہاں پہ جو نالے ہیں ان کو صاف کریں، تاکہ لوگوں کی مشکلات میں کمی آئے۔ تو یہ ایک چیزیں تھیں جو آپ سے شیئر کرنی تھیں کہ سندھ گورنمنٹ اپنا جو کام ہے وہ کر رہی ہے، اور یہ جو ابھی اس وقت جو یہ پورا کانٹریکٹ دیا گیا ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ رکھا گیا ہے، آپ اس کو چیک بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا پھر ظاہر ہے بعد میں نتائج بھی بہتر آئیں گے۔ یہ ماضی کی طرح نہیں ہوگا کہ جو بھی جتنی بھی صفائی ہو اور پھر وہ کانٹریکٹر کے ڈیوز ہوں اور پھر وہ کچھ ملیں اس کو، کچھ کے لیے وہ پھر دوبارہ آگے پیچھے بھاگتے رہیں۔ تو اس کو کیا اس میں ہمیں ورلڈ بینک کی طرف سے جو ہے یہ تھا پروگرام جو سندھ گورنمنٹ نے پرائرٹی کی تھی کہ اس میں یہ کمپوننٹ ڈالا جائے۔ یہ تو صرف میں نے آپ کو ان کی صفائی کا بتایا جو نالوں کی ہوگی، پھر اس کا پورا پروسیس ہے، اور اس وقت کیونکہ وہ پیسے آنے میں کچھ دیر ہے ورلڈ بینک کے کووڈ کی وجہ سے، تو ابھی سندھ گورنمنٹ اس میں ہمیں سپورٹ کر رہی ہے، اور پھر وہ ظاہر ہے وہاں سے ان کے ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ دوست ہمارے کہتے ہیں یہ تو جو ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے یہ سندھ گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے، کیونکہ یہ فائنینسنگ سب کچھ سندھ گورنمنٹ کے اوپر ہے، یہ کوئی ایڈ نہیں ہے، کوئی کسی کا وہ نہیں، گرانٹ نہیں ہے، بلکہ یہ لون ہے جو سندھ گورنمنٹ نے پے کرنا ہے، اور ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے، اور یہ صرف ایک کمپوننٹ ہے۔ اس کے بعد جو واٹر، سیوریج اور دیگر انفراسٹرکچر ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا پروسیس ہے، KWSIP کے تحت اس پہ کام ہو رہا ہے، جس میں ایک MOU سعید غنی صاحب جو منسٹر تھے انہوں نے ورلڈ بینک کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اس کو آگے بھی بڑھایا تھا، تو دوسرا جو MOU ہے وہ پھر میں نے وہ کیا۔ تو ایک پراپر سسٹم، پراپر طریقہ کار سے، ایک میکنائز طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوں گی، اور میں آپ سے میری صرف یہ گزارش ہے کہ آپ اس میں ہماری رہنمائی بھی کریں، جہاں پہ کوئی اس طرح کا ایشوز آتے ہیں وہ ویسے بھی آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ جہاں ہمارا یہ کوئی کام ہو رہا ہے تو کائنڈلی اس کو بھی ہائی لائٹ کریں، تاکہ سب کو علم میں ہو کہ آپ جو ہیں وہ انصاف کر رہے ہیں، دونوں چیزیں دکھا رہے ہیں، جہاں ہماری کوتاہی ہے وہ بھی آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، جہاں پہ اگر ہم کام کر رہے ہیں تو اس کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو آج کا جو میں نے آپ سے بات کرنی تھی۔ سعید غنی صاحب کچھ اور ایشوز پر آپ سے بات کریں گے، پھر آپ کے کوسچن ہم لے لیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی ہم نے پریس کانفرنس کی تھی، اور جو اس وقت ملک میں ایک نان ایشو کو ایشو بنا دیا گیا ہے، اور جو عوامی ایشوز ہیں، جو ملک کے جینون مسائل ہیں، اس سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی گئی، اور بلکہ شاید کسی حد تک وہ کامیابی ہوئے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو بین کر دیا گیا، تقریباً یورپ نے بند کر دیا، کل امریکہ نے کر دیا، اس سے پہلے مختلف اور ممالک نے اور خطوں نے اس کو بند کر دیا۔ اتنا بڑا نقصان شاید پاکستان کی تاریخ میں پی آئی او کو نہیں پہنچا ہوگا جتنا اس حکومت کے نااہل اور نالائق وزراء کے چند بیانات کی وجہ سے پہنچا ہے۔ یہ بڑا ایشو ہے، اس کو دیکھا جانا چاہیے کہ کیا یہ دانستہ تھا یا غیر دانستہ تھا۔ اگر آج بھی ان کے وزیر اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، تو پھر مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہوتا ہے کہ شاید اس کے پیچھے کوئی اور مقاصد کار فرما ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پی آئی او کو بھی اسٹیل مل کی طرح زمین بوس کریں، اور اس کے بعد پھر اپنے کسی جو ان کے ATMs ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی سودے بازی کر کے اور مسئلہ کر دیں۔ تو یہ توجہ اس سے ہٹا دی گئی۔ کل جو ہے عدالتوں میں دو چیزیں ہوئیں، ایک جو پیٹرول کا بحران یہاں پیدا کیا گیا
पूरी दुनिया में पेट्रोल मिलता रहा, ख़रीदने वाला कोई नहीं था। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क था जहाँ लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा था। उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने एक कमीशन कायम करने का फ़ैसला किया है और कहा है कि कमीशन बनाया जाए और तहकीकात की जाए कि ये जो पेट्रोल माफिया है उन्होंने पाकिस्तान के गरीब लोगों की जेबों पर कितने अरबों रुपए का डाका डाला है। जो 27% से लेकर 66% तक इस हुकूमत ने बग़ैर किसी जवाज़ के, बग़ैर किसी वजह के कीमतें बढ़ा दी थी, उससे तवज्जो हटा दी गई लोगों की। चीनी के स्कैंडल पर भी जो डाका मारा गया था, चीनी के ज़रिए लोगों की जेबों पर 300 अरब से ज़ायद पाकिस्तानी अवाम की जेबों से पैसे निकाल दिए गए, उससे लोगों की नज़रें हटाना चाहते हैं। और कल एक अपील फाइल की शुगर मिल एसोसिएशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, पहले जो एक फ़ैसला आया था उसके ख़िलाफ़। चलें, उसमें बाकी तो जो लोग हैं सो हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब भी उस अपील में हैं, खुसरो बख्तियार साहब की फैमिली भी उस अपील में है, और एक कोई अली रज़ा दरीशक साहब PTI के लीडर हैं, वो भी उस अपील में है। एक तरफ वज़ीर आज़म कहते हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो माफियाज के ख़िलाफ़ है और हमने कमीशन बनाया और हमने ये कुछ कर दिया, बड़ा उसका क्रेडिट लेते हैं। दूसरी तरफ कार्रवाई कुछ नहीं की, जहांगीर तरीन को बाहर जाने दिया, और फिर उनके ही लोग, उनके ही लीडर्स, उनके ही कैबिनेट के मेंबर्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की हुई है कि जी जो ये कमीशन बना था इसके अंदर ये फ्लॉज थे, वो फ्लॉज थे। तो ये भी एक नया टोपी ड्रामा इन्होंने शुरू किया हुआ है, इससे भी तवज्जो हटा दी लोगों की। डॉलर की कीमत इतनी बढ़ गई, उससे तवज्जो हटा दी लोगों की। पंजाब में गंदम का शदीद तरीन बहरान है। जिस गंदम की बोरी की कीमत पंजाब की अपनी हुकूमत ने 800 कुछ रुपए रखी हुई है, वो 1100 से ऊपर में मिल रही है पंजाब में, उससे लोगों की तवज्जो हटा दी। और पंजाब में गंदम की बहरान की वजह से इम्कान है कि हमारे यहाँ भी डिस्टेबलाइज हो सकती है सूरत हाल। अल्लाह का शुक्र है अभी तक चीज़ें ठीक है, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो नालायकी उन्होंने की है, ये इसका इम्पैक्ट जो है वो सूबा सिंध के ऊपर भी आ सकता है, इससे तवज्जो हटा दी लोगों की। इनकी अपनी काबीना के अंदर, चाहे वो वफाकी हो, पंजाब की हो, KPK की हो, एक दूसरे की टांगे खींचने में लगे हुए, एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं वो काबीना के मीटिंग्स में बैठकर, उससे तवज्जो हटा दी लोगों की इन्होंने। सिर्फ एक कोई फिर ये कोरोना। आपको बताएं कि सूबाई वज़रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें अब से कुछ देर कबल नासिर हुसैन शाह बात कर रहे थे और अब सईद गनी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि जेन्युइन मसाइल से लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को मुख्तलिफ ममालिक में बंद कर दिया गया है। वो ये चाहते हैं कि PIA को भी स्टील मिल की तरह ज़मीं बोस कर दिया जाए। बुलेटिन में यह वक्त एक ब्रेक का, समा के साथ रहिए। अभी आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। And what we just want from the lawyers community is to cooperation to have the litigation pending before the court are decided as soon as possible, so that we do our job as we can, as far as we can in the courts. Thank you very much. आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि इंतजामिया की नाअहली या सुस्ती, KCR बहाली मंसूबा खटाई में पड़ने लगा। कराची सर्कुलर रेलवे की अराजी पर एक बार फिर तजावुजात कायम होने लगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, इस वक्त आप किस इलाके में मौजूद हैं और तजावुजात की क्या अपडेट्स हैं आपके पास? मैं इस वक्त मौजूद हूँ नॉर्थ नाजाबाद स्टेशन में, और इससे पहले हमने औरंगी स्टेशन नाजाबाद का भी दौरा किया। मुख्तलिफ स्टेशनों को देखने के बाद अंदाजा होता है कि जो जिला बस्ती में 7.25 किलोमीटर की जो लाइनें बिछी हुई हैं सर्कुलर रेलवे की, यहाँ पर मुतादिद मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर रेलवे हुकाम की लापरवाही की वजह से और मकामी इंतजामिया और पुलिस की मिली भगत से लोगों ने दोबारा अपने आर्जी तजावुजात कायम कर रखे हैं। किसी ने जानवरों के बाड़े कायम कर दिए हैं, किसी ने चारे का शेड बना दिया है, किसी ने कोई और अपना दुकान खोल ली है। और सबसे अहम बात यह कि DMCs की जो गाड़ियां हैं वो उन रेलवे लाइनों पर और स्टेशनों पर कचरा डंप कर रही हैं। नॉर्थ नाजाबाद स्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी कब्जा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर पटरियों पर कचरा डंप किया जा रहा है। और सबसे अहम बात यह कि ये वही जगह है जहाँ पर 2016 में पुल तोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से ग्रीन लाइन का मंसूबा मुकम्मल किया गया।
और अब एक मरतबा फिर यहाँ पर पुल बने बगैर सर्कुलर रेलवे जो है वो चलना मुमकिन नजर नहीं आती। मुख्तलिफ जगहों पर यही सूरत हाल नजर आई है। गरीबाबाद स्टेशन पर भी जो फर्नीचर वाले थे दोबारा उन्होंने अपनी पटरियों पर अपनी आर्जी दुकानें लगा रखी हैं और कमोबेश यही सूरत हाल जिला गरबी समेत मुख्तलिफ जगहों पर नजर आती हैं। लेकिन अवामी हलकों का यही मुतालबा है कि इस आसान सफर को दोबारा शुरू होना चाहिए और उसके लिए यकीनन इंतजार हम सबको ही है। जी खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। समा की कोशिशें रंग ले आईं, बरसों से जंजीरों में जकड़ी लड़की को रिहाई मिल गई। जहनी मर्ज में मुब्तला वसीमल का इलाज शुरू हो गया। DIG सक्कर फिदा हुसैन ने प्रोग्राम नया दिन में कहा, मुतासरा खानदान की दाद रसी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। समा की खबर पर एक्शन। थर की तहसील छाचरों में 10 बरस से बंदी नौजवान लड़की को झोंपड़ी से शेल्टर होम मुंतकिल कर दिया गया। DG सक्खर फिदा हुसैन ने प्रोग्राम नया दिन में वसीमल के इलाज और ताहयात कफालत का ऐलान कर दिया। 2 ऑप्शंस थे मेरे पास, एक तो ये कि फौरी तौर पे इनका इलाज करवाया जाए और दूसरा ये कि इनके लुक आफ्टर के लिए इनको शेल्टर होम शिफ्ट किया जाए। हर में ही मिठी में एक डॉक्टर है, उनसे हमने इनकी ट्रीटमेंट शुरू करवाई है। दिन 15 डेज टू 1 मंथ फर्क आ जाएगा। जब मैंने जिम्मा उठाया हुआ है तो इंशाल्लाह इसका लुक आफ्टर थ्रू आउट लाइफ रहेगा। DIG सक्खर ने मजीद कहा, मुतासरा खानदान के मसाइल मुस्तकिल बुनियादों पर हल करना होंगे। इलाज होगा, फिर थोड़ा बहुत इनका कोई जो शेल्टर है, जो घर है, उसको हम ठीक करवाएंगे। उसके भाई को चूँकि वो पढ़ा लिखा नहीं है तो कोई छोटा शॉप, कोई ढाबा, कोई कैबिन वगैरह इस तरह का करके देंगे। फिदा हुसैन कहते हैं, जरूरतमंदों के काम आना सिर्फ रियासत या इदारों की जिम्मेदारी नहीं, इनफरादी हैसियत में भी दूसरों की मदद करनी चाहिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए तकरीबन हर शहरी ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करता दिखाई देता है। फेस मास्क या दस्ताने खतरनाक वबा से तहफ़्फ़ुज़ की अलामत समझे जाते हैं, लेकिन इस्तेमाल के बाद यही चीज़ें खतरे का बायस बन रही हैं। वो किस तरह, ये बताएंगे इस्लामाबाद से शहजाद अली अपनी इस रिपोर्ट में। कहीं इस्तेमाल शुदा दस्ताने, कहीं चेहरे से उतरे मास्क और जगह जगह बिखरे टिश्यूज। ये चीजें वैसे तो कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ की अलामत हैं, लेकिन इन्हें मुनासिब तरीके से ठिकाने न लगाकर गैर जिम्मेदार शहरियों ने इन्हें ही दूसरों के लिए खतरा बना दिया। सड़कों, बाजारों, पार्क या दीगर अवामी मकामात पर बिखरी ये चीजें वायरस के फैलाव में कितनी मावन हो सकती हैं, ये भी जान लीजिए। कोरोना के सिलसिले में मास्क हैं, ग्लव्स हैं या और जो इसकी चीजें इस्तेमाल होती हैं, अगर वो आम आप फेंकना शुरू कर दें तो वो इन्फेक्टिव होती हैं। लोगों ने और इदारों ने एहतियात नहीं की तो इस पे फाइन लाजिम करार दिया जाए। शहरियों की इस बेहतियाती का खमियाजा भुगतना पड़ता है बेचारे अमला सफाई को। मास्क और ग्लव्स और टिश्यू पेपर वगैरह ये जाकर डस्टबिन में फेंके। मैं ये गुजारिश करता हूँ, अपनी जान की भी हिफाजत करें और दूसरों की भी हिफाजत करें। शहरियों की गैर संजीदगी और लापरवाही किसी बड़े खतरे का सबब बन सकती है। जिस तरह लोगों के हजूम में इस मास्क ने आपको महफूज रखा, अब आप भी इसे उसी तरह महफूज तरीके से ठिकाने लगाकर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। कैमरामैन जाफत अब्बासी के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद समा के साथ रहिए। चमन में पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश के खिलाफ मुकामी ताजरों और मुख्तलिफ सियासी पार्टीज का एहतजाज जारी है। पाक अफगान शाहराह की बंदिश से तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल हो गई हैं। माल बरदार कंटेनर्स की कतारें लगी हुई हैं। मजीद तफसीलात हासिल करते हैं सईद अचकजई से। जी सईद, अपडेट कीजिए, क्या कहना है मुजाहिरीन का? जी बिल्कुल, पाक अफगान सरहद की बंदिश के खिलाफ चमन पाक अफगान बॉर्डर पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों, अंजुमन ताजरान और मकामी ताजरों की जानिब से धरने का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान हर किस्म की तजारत और पैदल आमदरत बदस्तूर बंद है। इस वक्त में चमन पाक अफगान शाहराह पर मौजूद, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में माल बरदार ट्रक्स और कंटेनर और ऑयल टैंकर्स जो है वो फंसे हुए हैं। इस वक्त आप मेरे आँख में देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में जो माल बरदार कंटेनर्स है और ऑयल टैंकर्स है वो इस वक्त फंसी हुई है। यहाँ पर मौजूद ड्राइवरों का कहना है कि तीन से चार हफ्ते हो गए कि वो चमन पाक अफगान बॉर्डर की बंदिश के खिलाफ जो धरना है उनकी वजह से फंसे हुए हैं और उनके पास खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई, उनके पास पैसे ख़त्म हो गए। तो उन्होंने हुकूमत से मुतालिबा किया कि पाक अफगान चमन बॉर्डर पर जारी धरने के हवाले से वो कोई फैसला करे ताकि सरहद को दोबारा से खोला जा सके और उनके जो फंसे हुए हज़ारों की तादाद में जो कंटेनर्स है वो दोबारा से अपने इलाकों को रवाना हो सके, क्योंकि डैमेज की सूरत में उनको भारी नुकसानात भी जो है कंपनियों को उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो ताजर है या जो ड्राइवर्स है वो परेशान है। जी
सईद अचकज़ई अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि हैदराबाद के शहरी सस्ते दामों आटा, चीनी और दालें लेने से महरूम हो गए। शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर से अशिया ज़रूरिया गायब हो गई हैं। इसकी क्या वजह है, जानते हैं समा के नुमाइंदे पवन कुमार से। जी पवन, अपडेट कीजिए कि हुकूमत ने तो यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को सस्ती अशिया फराहम करने का दावा किया है, फिर ये क्या मामला हो गया? हैदराबाद के जो मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर है, कासमाबाद, लतियाबाद और लिबर्टी चौक पर जो यूटिलिटी स्टोर पर उनमें मैंने सर्वे भी किए, उन पर जो ये बुनियादी चीज़ें हैं दस्तयाब नहीं है। तो जो आवाम है उनको हुकूमत की जानिब से रिलीफ की बड़ी बड़ी दावाएँ की जाती है, मगर जो ये बुनियादी चीज़ें ये अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर काफ़ी कस्टमर हमें जो चीनी और आटा लेने के लिए यहाँ पर आया, मगर वो वापस मायूस लौट कर जाते हैं। तो उनकी यही हुकूमत से डिमांड है कि जो बुनियादी चीज़ें वो यहाँ पर फराहम करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी पवन कुमार अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। और साइकिलिस्ट के लिए अच्छी खबर, लाहौर में पाकिस्तान की पहली साइकिलिंग एकेडमी कायम करने का फैसला। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के सदर कहते हैं कि लाहौर खेलों का अहम मरकज़ है। एकेडमी के क़याम से साइकिलिंग को फ़रोग़ मिलेगा और आलमी सतह पर साइकिलिस्ट सामने आएंगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद अली हाशमी। साइकिलिंग एकेडमी निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद साइकिलिंग वेलोड्रम में बनेगी। खेल के फरोग के लिए वेलोड्रम की मरम्मत का आगाज भी कर दिया गया है। डायरेक्टर PSB नसरुल्लाह राना कहते हैं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड साइकिलिंग फेडरेशन को हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। इसको स्पीड अप किया है क्योंकि अगर SOPs के हिसाब से जैसे भी कोई स्पोर्ट्स खुलेगी तो सबसे पहले साइकिलिंग जो है ना SOP को फॉलो कर सकती है आराम से। तो इसलिए हमने फेडरेशन है इसमें भरपूर किरदार अदा कर रही है और वो अपने वसाइल भी लगा रहे हैं। पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के सदर सैयद अजहर अली शाह ने ऐलान किया कि लाहौर में साइकिलिंग की सरगर्मियां पूरी आबोताब से बहाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के हर सूबे में ये हम इस तरह की साइकिलिंग को फ़रोग़ दें और इसमें से बेस्ट जो प्लेयर अगर निकल आएंगे, हाँ टैलेंट हंट भी एक किस्म का है ये हमारा, तो टैलेंट हंट के दौरान कोई अच्छे बच्चे हैं तो उनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी हम यहाँ पे दिया करेंगे। साइकिलिंग एकेडमी के लिए साइकिलिंग वेलोड्रम पर फ्लड लाइट्स की तनसीब भी की जाएगी। सैयद अली हाशमी, समा, लाहौर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।